नमस्कार। आज हम एक खास सफर पे निकल रहे हैं, पृथ्वी के अंदर। हम जानेंगे कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन किन परतों से बनी है और ये विशाल महाद्वीप और महासागर आखिर चलते कैसे हैं। बिल्कुल। आज का विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्लेट टेक्टोनिक्स। ये समझना मतलब कि हमारी दुनिया की सतह कैसे काम करती है, इसकी चाबी इसके अंदर छुपी है। और हमारे पास इस विषय पर कुछ दस्तावेज और चित्र हैं जिनसे हम जरूरी जानकारी और कुछ दिलचस्प पहलू निकालने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों की मदद से पृथ्वी की परतों, भूकंपों और महाद्वीपीय गति के रहस्यों को थोड़ा और उजागर करें। हाँ, और ये देखना भी कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, है ना? अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है? सबसे पहला सवाल तो देखिए यही मन में आता है कि हमें पता कैसे चलता है। हम खोद कर तो केंद्र तक जा नहीं सकते। स्रोत बताते हैं कि कुछ प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके हैं। हाँ, ये वाकई कमाल की बात है। मतलब सतह पर रहकर भी अंदर का अंदाजा लगा लेते हैं हम। प्रत्यक्ष तरीके तो देखिए सीमित हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा, वो हमें सीधे मेंटल के ऊपरी हिस्से के पदार्थ का नमूना देता है। अच्छा। या फिर खानों की खुदाई या गहरे समुद्री ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से हमें कुछ किलोमीटर नीचे तक की जानकारी मिलती है। तापमान और दबाव का गहराई के साथ बढ़ना भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अप्रत्यक्ष तरीके? जैसे जासूसी करना बिना मौके पर गए, कुछ वैसा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसमें उल्का पिंडों मतलब मीटियोराइट्स का अध्ययन शामिल है। माना जाता है कि ये उसी शुरुआती पदार्थ से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी। तो उनकी संरचना से हमें पृथ्वी के कोर के बारे में कुछ अंदाजा मिलता है। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी मदद करता है। लेकिन स्रोत सबसे ज्यादा जोर भूकंपीय तरंगों, अर्थक्वेक वेव्स पर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो एक्सरे हैं, आप कह सकते हैं, जो पूरी पृथ्वी के आर पार जा सकती हैं। जब भूकंप आता है तो उससे ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है ना? हाँ। तो ये तरंगें पृथ्वी की अलग-अलग परतों से गुजरते हुए अपनी गति और दिशा बदलती हैं। इन बदलावों का अध्ययन करके ही हम अंदर की तस्वीर बना पाते हैं। कहाँ ठोस है, कहाँ तरल, कहाँ घनत्व ज्यादा है, कहाँ कम। और यहीं पर वो जेम्स हटन जैसे वैज्ञानिकों का शुरुआती काम याद आता है कि पृथ्वी की प्रक्रियाओं को समझने में कितना समय और अवलोकन लगा है। कमाल है। तो इन भूकंपीय तरंगों की जासूसी से पता चला कि पृथ्वी प्याज की तरह कई परतों में बटी है। हाँ। सबसे बाहरी परत जिस पर हम सब रहते हैं, क्रस्ट। हाँ, हमारी दुनिया का छिलका। ये सबसे पतली परत है। मोटाई में जगह जगह अलग-अलग, पर औसतन 70 किलोमीटर से कम ही है। ये मुख्य रूप से हल्की चट्टानों से बनी है जिनमें सिलिका यानी Si और एल्यूमिनियम यानी Al ज्यादा होता है। इसीलिए इसे सियाल भी कहते हैं। और इसके भी दो प्रकार हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। इनमें क्या खास अंतर है? ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है आगे समझने के लिए। महाद्वीपीय क्रस्ट मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर हमारे पहाड़, मैदान, रेगिस्तान है, वो ज्यादा मोटी होती है, करीब 30 किलोमीटर। या पहाड़ों के नीचे तो और भी ज्यादा मोटी। और ये ग्रेनाइट जैसी कम घनत्व वाली चट्टानों से बनी है, मतलब हल्की होती है। और महासागरीय क्रस्ट जो समुद्र के नीचे है? वो समुद्र के तल के नीचे होती है, बहुत पतली, अक्सर 5 किलोमीटर से भी कम। और ये बेसाल्ट जैसी भारी सघन चट्टानों से बनी होती है। ये जो घनत्व का अंतर है ना, ये आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है। तो ये पतला सा छिलका हो गया क्रस्ट। इसके नीचे क्या है? स्रोत बताते हैं मैंटल। हाँ, और ये नीचे का मतलब बहुत गहरा है। मैंटल क्रस्ट के ठीक नीचे से शुरू होकर करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ये मुख्य रूप से सिलिका से और मैग्नीशियम वाले भारी सिलिकेट खनिजों से बना है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। 2900 किलोमीटर? ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ। और आयतन के हिसाब से सोचें तो और भी ज्यादा। यहाँ एक हैरान करने वाली बात है जो स्रोत बताते हैं। मैंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% है और द्रव्यमान का करीब 68% हिस्सा। बाप रे, 84% आयतन? तो मतलब हम एक बहुत ही पतली अंडे के छिलके जैसी परत पर रह रहे हैं और नीचे का लगभग पूरा हिस्सा मेंटल है। क्या ये मेंटल भी एक जैसा है? और स्रोतों में एक खास परत का जिक्र बार बार आता है, एस्थेनोस्फीयर। ये क्या चीज है? यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। मैंटल को भी मोटे तौर पर ऊपरी और निचले मैंटल में बांटा जाता है।
एस्थेनोस्फीयर ऊपरी मैंटल का ही एक हिस्सा है जो करीब 100 से 400 किलोमीटर की गहराई पर है। इसका नाम ग्रीक शब्द एस्थेनीज से आया है, जिसका मतलब है कमजोर। कमजोर मतलब पिघला हुआ? पूरी तरह पिघला हुआ नहीं, पर पूरी तरह ठोस भी नहीं। अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण ये आंशिक रूप से पिघली हुई, मतलब सेमी मोल्टन प्लास्टिक जैसी अवस्था में है। आप इसे बहुत गाढ़े शहद या टार जैसा समझ सकती हैं, जो बहुत बहुत धीमी गति से बह सकता है। प्लास्टिक जैसा जो बह सकता है, ये तो बड़ी अजीब बात है पृथ्वी के अंदर। और यहीं पर प्लेट टेक्टोनिक्स का राज छुपा है। इसी कमजोर बह सकने वाले एस्थेनोस्फीयर पर पृथ्वी की कठोर बाहरी परत, जिसे स्थलामंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, वो तैर रही है या खिसक रही है। स्थलामंडल में पूरी क्रस्ट, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों, और मैंटल का सबसे ऊपरी ठंडा और कठोर हिस्सा शामिल होता है। अच्छा, तो स्थलामंडल मतलब लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का वो ठोस वाला भाग, और ये कठोर स्थलामंडल नीचे के प्लास्टिक जैसे एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि एस्थेनोस्फीयर खुद स्थलामंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके नीचे है। ये ठीक है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये भेद समझना जरूरी है। स्थलामंडल वो ठोस प्लेटें हैं, एस्थेनोस्फीयर वो कमजोर परत है जिस पर ये प्लेटें चलती हैं। समझ गया। अब चलते हैं पृथ्वी के और अंदर, सबसे भीतरी हिस्से में कोर। हाँ, पृथ्वी का दिल कह सकते हैं। ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होकर पृथ्वी के केंद्र तक करीब 6371 किलोमीटर तक जाता है। ये मुख्य रूप से बहुत भारी धातुओं निकल, Na और आयरन Fe से बना है, इसीलिए इसे निफे परत भी कहते हैं। और इसके भी दो हिस्से हैं, बाहरी और आंतरिक। हाँ, बाहरी कोर, आउटर कोर, लगभग 2900 से 5100 किलोमीटर की गहराई तक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तरल अवस्था में है, पिघली हुई धातु का एक विशाल गोला। तरल, इसका क्या महत्व है? मतलब क्यों जरूरी है ये जानना? बहुत ज्यादा। इसी तरल बाहरी कोर में धातु के संवहन मतलब कन्वेक्शन और पृथ्वी के घूमने के कारण एक विशाल डायनेमो प्रभाव पैदा होता है, और यही हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का स्रोत है। वो अदृश्य कवच जो हमें सूर्य से आने वाले खतरनाक आवेशित कणों सोलर विंड से बचाता है। बिना इसके शायद पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। अरे वाह! तो हमारे ग्रह का सुरक्षा कवच इस पिघले हुए बाहरी कोर की देन है। कमाल है। और फिर सबसे अंदर आंतरिक कोर, इनर कोर? वो पृथ्वी का बिल्कुल केंद्र है, 5100 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक। ये भी निकल आयरन का बना है, लेकिन बाहरी कोर के विपरीत ये ठोस अवस्था में है। ठोस? लेकिन वहां तो तापमान और भी ज्यादा होगा। स्रोत बताते हैं सूर्य की सतह जितना। फिर ठोस कैसे? बिल्कुल, तापमान बहुत ज्यादा है, पर उस पर दबाव भी कल्पना से परे है। इतना ज्यादा दबाव है कि वो धातु पिघल नहीं पाती और ठोस बनी रहती है। इन परतों के बीच कुछ सीमाएं भी होती हैं ना, जहां चीजें बदलती हैं। स्रोत इन्हें असांतत्य, डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। कोनराड, मोहोरोविचिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहेमैन। हाँ, ये वो जोन है जहां भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बदल जाती है, जो हमें संकेत देता है कि हम एक अलग घनत्व या संरचना वाली परत में प्रवेश कर गए हैं। जैसे मोहोरोविचिक या मोहो वो क्रस्ट और मैंटल के बीच की सीमा है। गुटेनबर्ग मैंटल और बाहरी कोर के बीच है। स्रोत में इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका भी दिया है। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। हाँ, मैंने पढ़ा। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। हर शब्द का पहला अक्षर एक डिसकंटिन्यूटी। एम से मोहो, जी से गुटेनबर्ग, एल से लेहमन, जो आंतरिक और बाहरी कोर के बीच है। हाँ, ये बस याद रखने का एक तरीका है, पर महत्वपूर्ण ये है कि ये सीमाएं हमें परतों के बदलाव के बारे में एकदम सटीक जानकारी देती हैं। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। हाँ, ये शायद काम कर जाए। चलिए, तो हमने पृथ्वी की परतों की सैर कर ली। अब उस चीज पर आते हैं जिसने भूविज्ञान में क्रांति ला दी, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये विचार कि हमारे नीचे की जमीन स्थिर नहीं है, बल्कि विशाल टुकड़ों में बटी हुई है और चल रही है। बिल्कुल, ये 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। 1967 के आसपास मैकेंजी और पार्कर जैसे वैज्ञानिकों ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। सिद्धांत ये है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी स्थलमंडल मतलब लिथोस्फीयर
एक अखंड खोल नहीं है, बल्कि कई बड़ी और छोटी प्लेटों में टूटा हुआ है, जैसे पहेली के टुकड़े होते हैं ना वैसे। और ये प्लेटें, ये सच में चल रही हैं? किस पर चल रही हैं? हाँ, ये लगातार चल रही हैं, बहुत धीमी गति से, साल में कुछ सेंटीमीटर, लगभग उतनी गति से जितनी हमारे नाखून बढ़ते हैं। और ये उसी कमजोर प्लास्टिक जैसे एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही हैं या खिसक रही हैं। लेकिन इतनी विशाल भारी प्लेटों को कौन चला रहा है? मतलब धक्का कौन दे रहा है? इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? यहीं पर आर्थर होम्स का पुराना विचार, जिसे बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स में शामिल किया गया, काम आता है। संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थियरी। कल्पना कीजिए एक बड़े बर्तन में सूप या दलिया धीमी आंच पर पक रहा है। नीचे से गर्म होकर वो ऊपर उठता है, सतह पर थोड़ा ठंडा होकर किनारों से वापस नीचे जाता है। एक चक्र बन जाता है ना। हाँ, तो पृथ्वी के मैंटल के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? बिल्कुल। पृथ्वी के कोर और मैंटल में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से लगातार भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी नीचे के मैंटल को गर्म करती है, वो फैलता है, हल्का होता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। ऊपर आकर ये ठंडा होता है, भारी होता है और वापस नीचे डूबता है। ये अरबों सालों से चल रहा एक बहुत धीमा विशाल संवहन चक्र है। और यही उबलते सूप जैसी धाराएं अपने ऊपर तैर रही स्थल मंडलीय प्लेटों को अपने साथ बहा ले जाती हैं, मतलब खींचती हैं या धकेलती हैं। हाँ, यही इन प्लेटों को चलाने वाला मुख्य इंजन माना जाता है। ये संवहन धाराएं प्लेटों को खींचती हैं, धकेलती हैं और उनकी गति को दिशा देती हैं। तो कितनी प्लेटें हैं ये? क्या कुछ मुख्य हैं, बड़ी वाली? मोटे तौर पर 7 प्रमुख मेजर प्लेटें मानी जाती हैं, जैसे विशाल प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट है। फिर उत्तर अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट जिस पर यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा है, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिक प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इनके अलावा कई छोटी माइनर प्लेटें भी हैं, जैसे नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट वगैरह। और जहाँ ये प्लेटें मिलती हैं वो जगहें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, मतलब इनकी सीमाएं, बाउंड्रीज। स्रोत बताते हैं ये 3 तरह की होती हैं। हाँ, और पृथ्वी पर ज्यादातर भूगर्भीय हलचल, मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ों का बनना, इन्हीं प्लेट सीमाओं पर होती हैं। 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, जैसे जमीन फट रही हो। अच्छा। नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आता है, ठंडा होकर नई क्रस्ट बनाता है। समुद्रों के बीच में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, मिड ओशियनिक रिजेस, इसी तरह बनती हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ नई जमीन बन रही है। ठीक है। दूसरा है अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर टकरा रही हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं। अगर एक भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो महासागरीय प्लेट नीचे मुड़कर मेंटल में धंस जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। यहाँ पुरानी क्रस्ट नष्ट होती है, गहरी समुद्री खाइयाँ बनती हैं और महाद्वीपीय किनारे पर ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, जैसे एंडीज पर्वत। और अगर 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं, जैसे भारत और एशिया? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण। अगर 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो कोई भी आसानी से नीचे नहीं धंसती, क्योंकि दोनों हल्की हैं। वे टकराकर मुड़ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनाती हैं। हमारा हिमालय पर्वत बिल्कुल इसी तरह बना है, भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से। कमाल है। और तीसरी है रूपांतरण सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेटें ना टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल रगड़ते हुए खिसकती हैं, जैसे 2 गाड़ियां अगल बगल से रगड़ खा जाएं। यहाँ क्रस्ट न बनती है न नष्ट होती है, लेकिन इस रगड़ से भयंकर तनाव पैदा होता है और बड़े भूकंप आते हैं। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका क्लासिक उदाहरण है। ये अभिसारी सीमा वाली बात, जहाँ प्लेटें टकरा कर नीचे धंसती हैं या पहाड़ बनाती हैं, क्या इसी से वो रिंग ऑफ फायर जिसके बारे में मकसद सुनते हैं वो जुड़ा है? बिल्कुल सीधा संबंध है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा विशाल क्षेत्र है। ये असल में प्रशांत प्लेट की सीमाएं हैं, जहां ये कई दूसरी प्लेटों से टकरा रही हैं, जैसे यूरेशियन, उत्तर अमेरिकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नाज़का प्लेट। ये ज्यादातर अभिसारी सीमाएं हैं जहां सबडक्शन हो रहा है।
इसी वजह से यहाँ भयंकर भूगर्भीय गतिविधि होती है। आपको पता है, दुनिया के लगभग 75% सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। 90% भूकंप, तो मतलब भूकंप का सीधा संबंध इन प्लेटों की गति से है, खासकर सीमाओं पर? मुख्यतः हाँ। भूकंप का सरल मतलब है पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कांपना। ये तब होता है जब पृथ्वी के स्थल मंडल में जमा हुई ऊर्जा अचानक निकलती है। ये ऊर्जा प्लेटों की गति के कारण चट्टानों में धीरे धीरे तनाव के रूप में जमा होती रहती है। जब तनाव चट्टानों की सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें टूटती हैं या किसी पुरानी दरार फॉल्ट लाइन के सहारे अचानक खिसक जाती हैं। इसी अचानक खिसकने से ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। भूकंप शुरू कहाँ से होता है? स्रोत में हाइपोसेंटर और एपिसेंटर का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु पर चट्टानें खिसकती हैं और ऊर्जा सबसे पहले निकलती है, उसे भूकंप मूल या हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर ठीक हाइपोसेंटर के ऊपर का बिंदु अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। भूकंप का सबसे ज्यादा असर आमतौर पर एपिसेंटर के आसपास ही महसूस होता है। और भूकंप से तरंगे निकलती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। स्रोत कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की थी, इन्हीं से हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। दो मुख्य तरह की तरंगे पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं। पहली है पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स। ये सबसे तेज चलती हैं, इसलिए भूकंप के बाद किसी भी स्थान पर सबसे पहले यही पहुंचती हैं। प्राइमरी मतलब पहली? हाँ, ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, धक्का मारती हुई चलती हैं। और इनकी सबसे खास बात ये ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। अच्छा, तीनों से? और दूसरी? एस तरंगे। दूसरी हैं एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं और थोड़ी धीमी होती हैं। ये पानी की लहरों की तरह चलती हैं, ऊपर नीचे या अगल बगल हिलते हुए। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती हैं, तरल या गैस से नहीं। सिर्फ ठोस से? तो इसका मतलब हाँ, बाहरी कोर जो तरल है वहां से नहीं गुजर पाएंगी? जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के सीस्मोग्राफ स्टेशनों पर भूकंप की तरंगों का अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि एपिसेंटर से एक खास दूरी के बाद एस तरंगे रिकॉर्ड ही नहीं होती, वो गायब हो जाती हैं। अब सोचिए, एस तरंगे किससे नहीं गुजर सकती? तरल से। इसी से ये पुख्ता सबूत मिला कि पृथ्वी का बाहरी कोर पिघली हुई तरल अवस्था में है। अरे वाह, ये तो सचमुच तरंगों के व्यवहार से अंदर का राज खोलने जैसा है। कमाल की खोज। और ये छाया क्षेत्र, शैडो जोन क्या है? यही वो क्षेत्र है जहां एस तरंगे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उन्हें तरल बाहरी कोर रोक लेता है। पी तरंगे तरल कोर से गुजर तो जाती हैं, लेकिन उनकी दिशा बदल जाती है, मतलब रिफ्रैक्ट होती हैं। इसलिए उनका भी एक छोटा छाया क्षेत्र बनता है। इन छाया क्षेत्रों के आकार और स्थिति का अध्ययन करके ही वैज्ञानिकों ने कोर के आकार और अवस्था का सटीक पता लगाया है। इनके अलावा सतह पर चलने वाली तरंगे भी होती हैं, एल तरंगे। हाँ, जब पी और एस तरंगे सतह पर पहुंचती हैं, तो वे सतह के साथ साथ चलने वाली नई तरंगों को जन्म देती हैं, जिन्हें सतही तरंगे या एल वेव्स कहते हैं। ये सबसे धीमी होती हैं, लेकिन इमारतों और जमीन को सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाती हैं, क्योंकि इनका कंपन एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। जो भी विनाश हम देखते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं का किया धरा होता है। भूकंप की ताकत कैसे मापते हैं? स्रोत में रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल का जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? देखिए, रिक्टर स्केल भूकंप के स्रोत पर निकली कुल ऊर्जा की मात्रा यानी उसके परिमाण, मैग्नीट्यूड को मापता है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसका मतलब स्केल पर एक अंक बढ़ने का मतलब कंपन 10 गुना बढ़ना और निकली ऊर्जा लगभग 32 गुना बढ़ना है। ये भूकंप की अपनी ताकत बताता है, चाहे उसका असर कहीं भी हो रहा हो। और मर्केली स्केल वो अलग है। वो भूकंप के कारण किसी स्थान पर हुए असर या विनाश की तीव्रता, इंटेंसिटी को मापता है। ये लोगों के अनुभव, इमारतों को हुए नुकसान, जमीन में आई दरारों वगैरह पर आधारित होता है। इसका मान रोमन अंकों में I से VII तक होता है। तो रिक्टर बताता है
भूकंप कितना बड़ा था और मरकैली बताता है यहाँ असर कितना हुआ। दोनों अलग-अलग चीजें मापते हैं। समझ गया। भूकंप के असर तो बहुत भयानक हो सकते हैं, सुनामी, भूस्खलन। निश्चित रूप से इमारतों का गिरना, जमीनी दरारें, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स आम है। अगर भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो उससे उठी विशाल लहरें सुनामी ला सकती हैं। आग लगना भी हो सकता है, गैस पाइपलाइन टूटने से, या फिर बाढ़ आ सकती है अगर कोई बांध टूट जाए। जमीन का दलदल बन जाना, सॉइल लिक्विफैक्शन भी एक खतरनाक असर है। क्या सारे भूकंप प्लेटों की वजह से ही आते हैं या और भी कारण होते हैं? ज्यादातर जिन्हें विवर्तनिक टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं वो प्लेटों की गति से ही जुड़े हैं। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के आसपास भी भूकंप आ सकते हैं, उन्हें वोल्केनिक कहते हैं। कभी-कभी खदानों की छत गिरने से कोलैप्स वाले भूकंप या बड़े परमाणु विस्फोट से एक्सप्लोजन वाले झटके भी आते हैं। एक और दिलचस्प प्रकार है जलाशय प्रेरित भूकंप, रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड, जहां बड़े बांधों के पीछे जमा पानी के भारी वजन से नीचे की चट्टानों पर दबाव पड़ता है और भूकंप आ जाता है। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र का कोयना बांध वाला भूकंप? हाँ बिल्कुल, 2001 का भुज, गुजरात का भूकंप जिसकी तीव्रता 7.7 थी, वो एक विनाशकारी विवर्तनिक भूकंप का उदाहरण था। बहुत तबाही हुई थी। भारत में भी तो भूकंप के खतरे वाले क्षेत्र हैं। जोन वी सबसे खतरनाक बताया जाता है। हाँ, भारत को भूकंपीय जोखिम के आधार पर जोन 2 सबसे कम खतरा से जोन 5 सबसे ज्यादा खतरा तक बांटा गया है। जोन 5 में हिमालय का पूरा क्षेत्र आता है, पूर्वोत्तर राज्य, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ये बहुत ज्यादा सक्रिय माने जाते हैं, मतलब यहाँ बड़े भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हैं। हमने देखा कि पृथ्वी एक ठोस गेंद नहीं, बल्कि कई परतों वाली एक गतिशील प्रणाली है। क्रस्ट, मैंटल, कोर, और इसका बाहरी कठोर हिस्सा स्थलमंडल कई विशाल प्लेटों में बटा है। और ये प्लेटें स्थिर नहीं है, बल्कि मेंटल में धीमी गति से चल रही संवहन धाराओं की वजह से लगातार खिसक रही हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यही धीमी गति पृथ्वी की सतह पर बड़े बदलाव लाती है। पहाड़ बनते हैं, महासागर खुलते और बंद होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप आते हैं। जिस जमीन को हम स्थिर मानते हैं वो असल में लगातार बदल रही है, ये समझना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्रोत हमें पृथ्वी की अंदरूनी हलचल और उसकी सतह पर होने वाले असर के बारे में समझाते हैं। ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि हम एक सक्रिय ग्रह पर रहते हैं। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सिर्फ नक्शे नहीं बदलती, ये हमारे जीवन, हमारी सुरक्षा और हमारे संसाधनों को भी प्रभावित करती हैं। जैसे भूकंप या ज्वालामुखी का खतरा कहाँ ज्यादा है, ये जानना। हाँ, ये बात तो है। तो आज की इस चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? कुछ ऐसा जिस पर वो विचार करें। ये पूरी कहानी एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। अगर ये प्लेटें अरबों सालों से ऐसे ही चल रही हैं और भविष्य में भी चलती रहेंगी, तो करोड़ों साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या आज के महाद्वीप टूटकर नए महासागर बनाएंगे? या फिर सारे महाद्वीप फिर से एक साथ आकर किसी नए सुपर कॉन्टिनेंट का रूप ले लेंगे, जैसा अतीत में कई बार हुआ है? भविष्य की दुनिया का भूगोल कैसा होगा, इस पर कल्पना करना वाकई रोमांचक है ना? भविष्य के महाद्वीपों की कल्पना वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।